हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा 2026 तैयारी के अंतर्गत हम लोग एक और बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 1 शॉर्ट होने वाला है बच्चों। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इसके आंकिक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो तक अंत तक बने रहते हैं तो इसमें जो है आप शानदार तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जो है एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसमें जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो होगा चुंबकीय फ्लक्स। जैसा कि बच्चों गॉस के प्रमेय नाम के चैप्टर में आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, वैसे ही कुछ कमोबेश उसी तरीके से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब इसको अगर हम परिभाषित करें कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो अथवा अगर इसको परिभाषित करें दूसरे शब्दों में तो चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक, यहां पर अगर देखेंगे तो फाई बी बराबर क्या होगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर बी। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वेक्टर ए।
का अदिश गुणन का मतलब डाट गुणन को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये फाई बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या इसको क्या लिख सकते हैं, अथवा इसे लिख सकते हैं फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी ए कास थीटा। ठीक, क्योंकि डॉट गुणन का मतलब जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वो होता है ए बी कास थीटा। ठीक, चलते हैं यहां पर अगर देखें तो फाई बराबर हमारा क्या हो गया, बी ए कास थीटा। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर बी है वो इस प्रकार से है। ठीक, वेक्टर बी की दिशा कुछ इस प्रकार से है, और इसका अगर क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है सतह के लंबवत। तो अगर ये हमारी सतह है तो इसके लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, और ये थीटा अगर कोणांतरित कर रहा है तो फाई बी बराबर क्या होगा, बी ए कास थीटा। ठीक, अब देखिए इसके विषय में और कुछ महत्वपूर्ण चीजें अगर हम देखें तो क्या होने वाला है, जैसे कि इसमें इसका मात्रक क्या होगा। सबसे पहले अगर इसके मात्रक की बात करें, कभी कभार इसका मात्रक ही पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या होगा। देखिए बी का मात्रक क्या होगा, सबसे पहले यहां जो बी होगा तो फाई बी का मात्रक बराबर, देखिए बी का मात्रक, बी मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके मात्रक को अगर हम निकालने जाएं तो एक सूत्र हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। ठीक, या अगर हम बी के लिए देखें तो बी बराबर एफ अपान कितना, आई एल। बल के लिए देखें तो बल के लिए क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर, और लंबाई के लिए मीटर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां बी के लिए हम मात्रक में क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इनटू, अब क्या है ए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से जो मात्रक निकल कर आएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, अथवा इसे ही क्या कहते हैं, इसे वेबर कहते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछेगा कभी सवाल या प्रश्न, ये जो है 2 नंबर में अगर पूछेगा तो क्या आपसे पूछेगा, कहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। ठीक, अब अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए बीमा इसकी क्या होगी, तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। देखिए अब यहां पर बल के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर बीमा लिखने की बात आई यहां तो बी बराबर एफ अपान आई एल। तो बल के लिए बीमा क्या होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि एम एल टी माइनस टू होती है बल की बीमा। धारा के लिए ए लिखते हैं, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। अब देखिए ए यल से यल कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगी इसकी बीमा, किसकी बीमा, बी की बीमा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो फाई बी बराबर क्या होगा, तो बी है तो बी की बीमा क्या हो गई, देखिए एम ए माइनस वन
और T -2 ये हो गया अपान क्या यहाँ जो है अगर देखेंगे तो यहाँ ma-1 T-2 ठीक, उसके बाद फाई बराबर बी, ये बी के लिए हो गया। अब ए के लिए तो ए होगा क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, कितना हो गया एल की पावर 2, एल की पावर 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा एम L2 a-1 T-2। तो इस प्रकार से ये क्या आ गई इसकी बीमा। ठीक, तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो कुछ कमोबेश ये प्रश्न जो है वैद्युत फ्लक्स के तरीके से है, तो जिनको वैद्युत फ्लक्स अच्छे से आ रहा होगा उनको ये आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अब हम सीखेंगे फैराडे का प्रयोग। ठीक, अब फैराडे का प्रयोग क्या है? अब फैराडे ने क्या किया कि एक जो है कुंडली ले ली और इसको जोड़ दिया एक धारा मापी से। ठीक, एक कुंडली ली और इसको जोड़ दिया किससे? एक धारा मापी से जोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक चुंबक को या चुंबक के N सिरे को इस कुंडली के समीप रखा। तो जब इस कुंडली के पास इन्होंने रखा तो देखा कि अभी धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो विक्षेप आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर इनको क्या मिला? धारा का मान 0 मिला। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि पहले स्टेप में तो इन्होंने ये देखा, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया कि फिर से देखिए इसके बाद क्या किया इन्होंने, चुंबक के N सिरे को जब ये कुंडली के समीप लाए। ठीक, मतलब अब चुंबक को क्या किया कि धीरे धीरे कुंडली के समीप लेकर आए। तो जब ये कुंडली के समीप लेकर आए तब देखा कि इसमें इस दिशा में जो इसमें विक्षेप हो रहा था वो कुछ इस प्रकार से इसमें विक्षेप हो रहा है। मतलब धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ I इज नॉट इक्वल टू 0, तब मतलब उनको I का मान 0 नहीं मिला। मतलब गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ क्या हुआ? विक्षेप हुआ। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि तीसरी कंडीशन में फिर से लाकर इस चुंबक को
अभी तो गति करवा रहे थे, लेकिन फिर से जब देखा कि धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई, तो फिर लाकर क्या किया, उसी चुंबक को ये कुंडली के समीप लाकर फिर से इन्होंने स्थिर कर दिया। तो जैसे ही स्थिर किया, देखिए जहां तक ये ले आए थे, जब इसको ले आए तो देखा कि धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन फिर जैसे ही इन्होंने चुंबक को रोका, तुरंत देखा कि धारा का मान फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि चौथी स्थिति में अब ये क्या किए कि अब इस चुंबक के N सिरे को इस कुंडली से दूर लेकर जाने लगे। तो जैसे ही ये दूर लेकर जाने लगे, तो तुरंत फिर क्या देखा कि इसमें फिर से विक्षेप हो रहा है, मतलब धारा का मान 0 नहीं मिल रहा था। ठीक, मतलब धारा जो है कुछ ना कुछ कुंडली में प्रवाहित हो रही थी और उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से थी। तो इस प्रकार से इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इससे इस प्रयोग से इनका निष्कर्ष क्या निकल कर आया। तो अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। ठीक, देखिए फिर से अगर बच्चों इसको देखें, प्रयोग क्या किया इन्होंने कि पहले एक कुंडली लिया और एक चुंबक लिया और चुंबक को कुंडली के समीप रख दिया, तो देखा कि इस जो गैल्वेनोमीटर है उसमें धारा कितनी मिल रही थी, 0। फिर क्या किया, ये चुंबक को कुंडली के समीप लाए, कुंडली को स्थिर रखा और चुंबक को इसके समीप लाए, तब देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप हो रहा है और इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर क्या किया कि जब देखा धारा प्रवाहित हो रही, तो फिर से लाकर चुंबक को स्थिर कर दिया। जब स्थिर कर दिया तो देखा कि धारा का मान फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, फिर अगली स्थिति में क्या किया कि अब चुंबक को कुंडली से दूर लेकर जाने लगे। तो जैसे ही ये दूर लेकर जाने लगे धीरे धीरे, तब इसमें क्या हुआ, फिर से देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो गया, मतलब कुछ ना कुछ धारा जो है वो प्रवाहित हो रही थी। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें निष्कर्ष क्या निकाला कि जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रेरित होती है। ठीक, क्योंकि धारा जो है वो क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है। इस घटना को
इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किया कि इन्होंने जो है फैराडे ने प्रयोग के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला। तो ये था बच्चों फैराडे का प्रयोग, या इसको क्या कहते हैं, अगर देखेंगे, अगर मान लो ये प्रश्न पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तब यही हमको परिभाषा को लिख देना है कि जब चुंबक एवं कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का मतलब, सापेक्ष गति का मतलब क्या होगा कि दोनों में से, अब जैसे चुंबक अगर गति कर रहा है तो कुंडली क्या हो, स्थिर हो। ठीक, अभी पता लगा कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबक चल रहा है, ये कुंडली भी 5 मीटर प्रति सेकंड के अगर वेग से चलेगी, तो इस समय क्या होगा, इसका ये एक दूसरे के सापेक्ष इनका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सापेक्ष गति का मतलब क्या है कि एक स्थिर हो, चाहे चुंबक स्थिर हो चाहे कुंडली स्थिर हो, तभी सापेक्ष गति होगी। ठीक, तो ये होता है सापेक्ष गति। तो कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या है कि बल रेखाओं की संख्या, अभी देखें कि जैसे यहां, अभी इस स्थिति में अगर बच्चों देखें तो यहां पर क्या होगा, देखिए जब इसको समीप लाएंगे तो अब धीरे धीरे इसमें जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, उनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब बल रेखाओं की संख्या, इससे गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, और जब चुंबक को यहां दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, अब जब दूर ले जाएंगे तो अब बल रेखाएं की संख्या धीरे धीरे इसमें घटना शुरू हो जाएगी। ठीक, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो, या चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो इसका घटना या बढ़ना मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक धारा प्रेरित हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, यही था फैराडे का प्रयोग। ठीक, तो इसमें यह प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो इसको हमको ध्यान रखना है, परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न होगा वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक, अगला प्रश्न होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो है वो 2 नियम दिया था। ठीक, अब इनका प्रथम नियम, तो प्रथम नियम क्या होने वाला है, जो देखिए, जो यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम लिखा गया है यही क्या होगा, फैराडे का प्रथम नियम होगा। ठीक, तो उस नियम के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि लिखेंगे कि
जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन ठीक मान में परिवर्तन होता है जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, अब ये जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो E बराबर क्या होगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है, डी फाई जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन और अपान dt का मतलब उसकी दर। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि परिवर्तन का विरोध, मतलब जिसके कारण वह उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तब E बराबर क्या होगा, माइनस का n डी फाई बाई डी टी। तो इस सूत्र का काफी ज्यादा हम प्रयोग करेंगे आने जो है आगे आने वाले प्रश्नों में। ठीक, अब चलते हैं इसके द्वितीय नियम की तरफ, जो इसका सेकेंड नियम है। इसका जो द्वितीय नियम होने वाला है वो क्या होगा इसका द्वितीय नियम जिसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक, जिसे किसका नियम कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होगा, इसमें अगर द्वितीय नियम की बात करें तो यह उसी कारण का विरोध करता है। द्वितीय नियम क्या है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है।
यह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे देखिए ये अपने आप को कैसे प्रूव करता है कि वह उसी कारण का विरोध कैसे कर रहा है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारी कुंडली है, ठीक। अब यहां पर जैसे अगर हम इसमें जो धारा भेज रहे हैं वो इस प्रकार से भेज रहे हैं कुंडली में, तो अब जो धारा अगर इधर जा रही है मतलब ये हमारी कौन सी धारा है, जो हम धारा को भेज रहे हैं मतलब मुख्य धारा, जो हम धारा को भेज रहे हैं वो इस प्रकार से है। तो अब ये जैसे जैसे हम धारा के मान को इसमें बढ़ाते जाएंगे तो ये जो प्रेरित धारा है वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। जो प्रेरित धारा है वो इस प्रकार से होगी, ठीक। मतलब मुख्य धारा के ये बढ़ने का क्या करती है, विरोध करती है। जबकि ये उत्पन्न किसके कारण हुई है, इसी मुख्य धारा के कारण। अगर ये मुख्य धारा इसमें प्रवाहित ना होती तो ये धारा प्रेरित ना होती, लेकिन इसी के बढ़ने का क्या कर रही है ये, जब ये धारा के मान को बढ़ा रहे हैं इसमें कुंडली में तो ये उसी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित हो जा रही है। लेकिन जैसे ही अगर धारा के मान को घटाते हैं, अब धारा के मान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे ही धारा के मान को कम करेंगे तुरंत ये अपने आप को ऐसे बना लेगी कि इसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। मतलब ये कम होने का भी क्या करेगी, विरोध करेगी। मतलब बढ़ने का भी विरोध और कम होने का भी विरोध। इसका मतलब क्या है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक। और इसे क्या कहते हैं, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से पूछ सकता है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ये होगा ऊर्जा संरक्षण पर। तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक। आशा करते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर करें। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक होने वाला है स्वप्रेरण। ठीक, अब देखिए क्या होने वाला है ये स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम स्वप्रेरण को समझें, ये हमारी कुंडली है, ठीक। और इसमें ये हमने जोड़ दिया है एक बैटरी को,
और यहां लगा दिया एक कुंजी। जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे तुरंत धारा इस प्रकार से कुंडली में प्रवाहित होगी। ठीक, मान लीजिए हमको कुंडली में अगर 5 एम्पियर की धारा को भेजना है। कुंडली में कितने एम्पियर की धारा को भेजना है? वो है 5 एम्पियर की धारा को अगर हमको भेजना है। तो अब धारा अगर 5 एम्पियर इसमें भेजना है तो अब अगर स्लो मोशन में देखेंगे तो पहले 0 थी धारा, फिर 1 एम्पियर होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और फिर कितना होगी? 5। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, जब इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने का मतलब अगर हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तब क्या होगा? तो जो हमारी ये धारा जा रही है इधर से, जो इसमें ये धारा जा रही है, तो ये धारा कौन सी होगी? ये हमारी धारा होगी वो मुख्य धारा है जो हम भेज रहे हैं। ठीक, तो अब प्रेरित धारा कैसे होगी? तो जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार इसके विपरीत होगी। तो ये जो धारा होगी वो होगी हमारी प्रेरित धारा। और ये प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगी? जब तक इस धारा के मान में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही धारा ये 5 एम्पियर मतलब अपने शिखर मान पर पहुंच जाएगी और लगातार इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहेगी तो इस प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर से इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे हमने क्या लिया, एक कुंडली को जो है एक बैटरी से जोड़ा और ये लगा दिया इसमें एक कुंजी। जैसे ही कुंजी को लगाया तुरंत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमको 5 एम्पियर धारा को भेजना है तो 5 एम्पियर को धारा को भेजेंगे तो एकाएक 5 एम्पियर तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि 0 के बाद तो 5 आएगा नहीं। 0 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो जब प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब इसमें प्रवाहित धारा के मान में क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम I में परिवर्तन करते हैं तो इससे I में परिवर्तन के कारण क्या होता है? B में परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स B में परिवर्तन होगा तो फाई B में परिवर्तन होगा। और जब फाई B में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा क्या होती है? वो प्रेरित हो जाती है। और यह कब तक प्रेरित होती है? धारा जो प्रेरित होती है, जो प्रेरित धारा होगी, ये कब तक प्रेरित होगी? जब तक इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तभी तक ये प्रेरित होगी। और जैसे ही धारा के मान में मतलब इसमें परिवर्तन अगर खत्म तो इसमें भी परिवर्तन खत्म, फिर इसमें भी परिवर्तन खत्म, तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक, अब इसके विपरीत चले आए अगर देखें, जैसे ही हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ही हम कुंजी को खोल देते हैं, अब हमने क्या किया, इस कंडीशन में क्या किया कि कुंजी को खोल दिया। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे जो इसमें धारा थी, अब जैसे ही इसको बंद किया तुरंत धारा की दिशा क्या हो गई? बदल गई। तो हमारी जो मुख्य धारा है वो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होने लगी।
मतलब अब धारा जैसे जो 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी, तो अब वो घटना शुरू हो गई। तो 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर धारा का मान 0। तो 5 से 4, 4 से क्या हो गया 3, 3 से क्या हो गया 2, 2 से क्या हो गया 1, फिर 1 से क्या हो गया 0। मतलब धारा का मान कम होना चालू हो गया। और जब धारा का मान यहां कम होना चालू हो गया, तो उस समय जो प्रेरित धारा हो गई, वो अब लेंज के नियम के अनुसार इसके विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो जो प्रेरित धारा है वो लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा, अपने आप को इसके विपरीत दिशा में प्रेरित कर लेगी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो दोनों कंडीशनों में ये क्या कर रहा है, ये मुख्य धारा, अगर मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा क्या होती है, उसको कम करने का प्रयास करती है। और जब मुख्य धारा के मान को कम करते हैं तो प्रेरित धारा क्या होती है, उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वप्रेरण क्या होगा, कि अगर हम इसको परिभाषित करें कि स्वप्रेरण क्या होता है, तो जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक धारा प्रेरित होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं बच्चों कि ये जो स्वप्रेरण है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्वप्रेरण होता क्या है। एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं। देखिए, अगर यहीं से हम परिभाषा को निकाल सकते हैं आसानी के साथ। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उससे जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रेरित होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे जो है इसको बहुत जल्द जो है वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमने जो है बहुत ही सरल शब्दों में इसको आपको समझाया। ठीक, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से निश्चित तौर पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होगा स्वप्रेरण गुणांक। ठीक,
यहाँ से आता है स्वप्रेरण गुणांक, परिभाषा, मात्रक एवं विमा, और इस पर सवाल भी खूब पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए अब स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? कुंडली में फ्लक्स कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, अगर कोई भी कुंडली है तो उसमें जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या का मतलब क्या है? देखिए जैसे ये कुंडली है, इसमें फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या मतलब ये जो डी फाई अपान डी टी है, ठीक, यहां पर इसी को हम क्या लिखते हैं? ये ग्रंथियों मतलब यन, तो यन फाई हो जाएगा। ये फ्लक्स मतलब फाई और ग्रंथियों की संख्या मतलब कितनी ग्रंथ कितनी बार वो लपेटी गई है, ठीक, तो उसकी ग्रंथि, तो अब वो ग्रंथियों की संख्या कितनी है मान लो n है, तो n फाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या मतलब अगर लिखना चाहें तो n फाई, उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती, मतलब n फाई प्रोपोर्शनल टू आई, या n फाई बराबर क्या हो जाएगा? एल आई। जहां यल क्या है? यल जो है वो है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक, जहां यल क्या होगा? ये होगा स्वप्रेरण गुणांक। अब देखें अगर यहां तो एल बराबर कितना निकल कर आएगा? एल बराबर हो जाएगा एन फाई अपान आई। तो अब अगर स्वप्रेरण को देखें तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट हमको सूत्र मिल गया है जहां से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर इसको हम परिभाषित करें तो क्या होगा? यदि यहां I बराबर अगर 1 एम्पियर है तो यल बराबर किसके होगा? एन फाई के। अगर I बराबर 1 एम्पियर लिख लें, धारा को अगर हम 1 एम्पियर रखें तो यहां पर L बराबर किसके हो जाएगा? वो हो जाएगा एन फाई के। अर्थात यहां पर परिभाषा क्या निकल कर आएगी? यहां से जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एन फाई मतलब फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, एन फाई क्या है? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में
कितनी धारा, एकांक धारा प्रवाहित की जाए। ठीक, तो ये परिभाषा निकल कर आई किसकी, स्वप्रेरण गुणांक की, यहां से। ठीक, अब देखिए 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो फिर और क्या लिखना पड़ेगा हमको, यदि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई है, ये तो कुंडली में उत्पन्न क्या है, विद्युत वाहक बल ई है, तो क्या होगा, तब ई बराबर क्या होता है, माइनस का एन डी फाइव आई डी टी। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस का एन डी फाइव आई डी टी, या ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी, आप यहां क्या लिख सकते हैं, एन फाइव। अगर एन को इसके साथ लिख दें तब क्या होगा, अब अगर हम n को इस प्रकार से लिखेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, देखिए हम चूंकि अब n फाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर देखें तो n फाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां l i लिख सकते हैं। तो अब यहां चूंकि n फाई बराबर l i अगर लिखेंगे तो e बराबर क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ n फाई का मतलब क्या हो जाएगा, l i, या E बराबर क्या होगा, L अगर यहां लेकर चले आए चूंकि ये कांस्टेंट होगा तो डी आई बाई डी टी। तब हमारा एक सूत्र यहां से निकल कर आया कि विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का L डी आई बाई डी टी। तो अब L बराबर क्या होगा, यहां हम देखें अगर तो विद्युत वाहक बल, अब यहां L बराबर क्या होगा, मतलब स्वप्रेरण गुणांक, तो ये हो जाएगा E अपान डी आई बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर हमको काफी ज्यादा सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये, सवालों के दृष्टिकोण से ये सूत्र। अब यहां से परिभाषा क्या निकल कर आएगी, देखिए अब यहां से अगर परिभाषा देखें तो अगर हम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी बराबर 1 लिख दें तो L बराबर किसके हो जाएगा, यहां E के। तो इसका मतलब यहां अब परिभाषा क्या निकल कर आएगी, यहां जो परिभाषा निकल कर आएगी वो यल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो लिखेंगे परिभाषा, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ई क्या है, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में डी आई बाई डी टी क्या है, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो। तो इस प्रकार से जो परिभाषा हमारी निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी।
ठीक, बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। हर वर्ष स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व, ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो इसको जो है एक बार हम फिर से इसका अगर रिवीजन करें तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जिसे एन फाई से प्रदर्शित करते हैं, उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई बराबर किसके हो जाएगा, एल आई के, जहां एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक, अगर यहां एल बराबर देखें तो एन फाई अपान आई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, यदि आई बराबर 1 एम्पियर ले लें तो एल बराबर किसके हो गया, एन फाई के। तो इसका मतलब अब एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, एन फाई क्या है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के संख्यात्मक मान के संख्यात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। कब बराबर होगा, यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए। ठीक, अब आगे देखें अगर, तो यदि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तो ई बराबर क्या होता है, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है, वो परिवर्तन का विरोध, मतलब जिसके कारण वह उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। अब अगर एन को इसके साथ लिख दें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एन फाई, और एन फाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एन फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल आई। तो अगर एन फाई बराबर एल आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहां से एल चलाया बाहर, डी आई बाई डी टी। तो अब एल बराबर कितना हो जाएगा, ई अपान डी आई बाई डी टी। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पर आपको बहुत से सवाल इसमें मिलेंगे। ठीक, अब यहां देखें अगर, तो अगर डी आई बाई डी टी को हम एक कर दें, एकांक रखें, तो एल बराबर किसके हो जाएगा, ई के हो जाएगा। यानी कि जो एल क्या है, यह है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ई क्या है, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है यदि कुंडली में ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो तो। ठीक, ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। अब इसका अगर हम मात्रक और बीमा देखें तो क्या होगा, देखिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक तो इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा, देखिए क्योंकि एल बराबर क्या है, माइनस का ई अपान डी आई बाई डी टी। तो अब देखेंगे विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का अगर हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, वो होगा वोल्ट। ये dt है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो समय का मात्रक सेकंड, तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हेनरी। ठीक, इसकी बीमा क्या होगी, अब देखिए इसकी बीमा की अगर बात करें तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार की बोल्टता है, तो भी अगर देखें तो ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, जैसे भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, वैसे यहां पर भी हो जाएगा। तो अब यहां से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ डी हो जाएगा और क्यू बराबर आई टी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर अगर हम एल की विमा निकालें
ई की बीमा कितनी हो जाएगी? तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? एफ डी अपान क्या लिख सकते हैं? आई टी, ये तो ई के लिए, और ये देखें तो डी टी चला जाएगा ऊपर और आई चला आएगा यहाँ नीचे। तो अब देखें, अगर बीमा देखेंगे तो बीमा यहां से कैसे होगी? देखिए आई से आई ये कैंसिल हो जाएगा, बल के लिए एम एल टी -2, विस्थापन है, विस्थापन के लिए एल हो जाएगा, आई है ये आई है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए एम एल कितने हैं? एक और एक दो, टी की पावर -2 और ए की पावर -2। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हुआ कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक और बीमा। ठीक।